हाँ बच्चों, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि किस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां हमने देखा कि जनरली जो डिस्प्लेसमेंट है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलेरेशन, ये सब साइनोसॉइडली वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जनरली साइनोसॉइडल वेरिएशन जो टर्म है हम उन क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं जिनका वेरिएशन साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन की तरह हो। जैसे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन जो है इनका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आइदर साइन फंक्शन की तरह होता है और कॉस फंक्शन की तरह होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी साइनोसॉइडली वेरी करती है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को ना रिप्रेजेंट किया जा सकता है या समझा जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बेसिकली जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो में डिस्कशन का वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, मींस वो इस तरह से मूव करे कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने सर्कुलर पाथ पर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं, कर्व्ड पाथ है तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी अलोंग द टेंजेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी का, स्पीड अगर अनचेंज रहती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है वो सर्कुलर पाथ पर, तो हम इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एसएचएम को। ठीक है, देखिए हालांकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट मोशन है, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक सर्कुलर पाथ पर मोशन है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के टू एंड फ्रो मोशन है, ऑसिलेशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को इमेजिन किया जा सकता है। आप एक तरह से एक पिक्चराइजेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकता हूं यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जहां पर उसके सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, लेट अस से द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ टू बी ए। इस पूरे सर्कुलर प्लेन को ना, इस प्लेन को, जिस प्लेन में कि ये सर्कुलर पाथ है, हम यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना, इस तरह से इस प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से हम लोग किसी भी पोजीशन को, मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी भी पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे, तो एक रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा हमको। तो वो रेफरेंस फ्रेम के लिए हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस लिया। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस मैंने आपको बताया, रेडियस हमको ए लेना है। ठीक है, तो पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहां होगा, कहीं भी आप सर्कुलर, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक पर किसी भी पॉइंट पर आप उसकी पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है। ठीक, तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें रिलेटिव टू ओरिजिन, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है, तो इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो a के बराबर होगा, वे जो कि इस सर्किल का रेडियस है। अच्छा, ये सर्किल, जिस सर्किल को हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे ना, जिसको यूज करके हम एसएचएम को की पिक्चराइजेशन करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता कैसा है। ठीक है, तो इस सर्किल को कहा जाता है रेफरेंस सर्किल। ठीक है, ये रेफरेंस सर्किल है। इस रेफरेंस सर्किल से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो एंगल है जो इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर फॉर्म कर रहा है t इक्वल्स टू 0 टाइम पर,
ना, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और विद द वर्टिकल एक्सिस। वो डिपेंड करता है कि आप किससे एंगल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है तो उसकी एंगुलर पोजीशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो एंगुलर पोजीशन है रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट t इक्वल्स टू 0, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करेगी। जो हमने लिखा था ना, r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो मैंने आपको समझाया था फाइव बताता है हमको कि t इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, जिसको हम इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है, तो फाइव जो है वो इनिशियल फेज है, जो कि इनिशियल पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लीजिए इसका मोशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो जो पोजीशन वेक्टर है ये रोटेट करेगा, है ना। दिस लाइन विल रोटेट अबाउट द सेंटर। तो जैसे ही आगे मूव करेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल है वो इंक्रीज होता है। इस लाइन जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, t इक्वल्स टू 0 पर तो हमने फाइव ले लिया है। अब ये फाइव तो कांस्टेंट हो गया कि भाई इनिशियल एंगल कितना था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अब जब टाइम आगे बढ़ेगा तो ये जो एंगल है इस रेडियल, मतलब इस रेडियल लाइन का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए कितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये लाइन रोटेट कर रही है, तो मान लीजिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल रोटेट कर रहा है अपने, रिवॉल्व कर रहा है अपने सर्कुलर पाथ पर, उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि मान लीजिए टी टाइम के बाद में पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, तो लाइन, ये जो रेडियल लाइन है, कितना एंगल स्वेप्ट कर चुकी होगी अपनी इनिशियल पोजीशन के रिलेटिव, ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा ओमेगा टी। तो जितनी इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है उतनी ही इस लाइन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि कितना एंगल ये स्वेप्ट करेगी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ओमेगा मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी है इस पार्टिकल की जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और इस लाइन की भी वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जिस कि कितना एंगल ये लाइन पर यूनिट टाइम स्वेप्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मींस जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन मतलब उसका इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट अगर आपको बताना है, उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, इसकी पार्टिकल का प्रोजेक्शन निकालिए, इस पर एक्स एक्सिस पर भी ले लीजिए और वाई एक्सिस पर भी ले लीजिए। प्रोजेक्शन आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल P एट t इक्वल्स टू 0, हम क्या करेंगे, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। ये तो आ गई इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये आ गई इसकी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये आ गई प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, ये आ गई प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं एक्स नॉट कह दीजिए। ठीक है, एक्स नॉट मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ दी, मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन मींस इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट पर प्रोजेक्शन कितना है, y कोऑर्डिनेट पर प्रोजेक्शन कितना है। तो x नॉट कितना आएगा, अगर हम इसको देखें, देखिए x नॉट क्या आएगा हमारा, ये बेस हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल OP, इसको आप क्या लिखेंगे, चलिए Q लिख दीजिए, इसको R लिख लीजिए। तो OPQ ट्राइंगल में ये x मतलब जो हमारा x कोऑर्डिनेट है बेस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं A cos phi, और इसको हम लिख सकते हैं y एक्सिस पर जो है इसको y नॉट लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A sin phi। ठीक है, और अब इस प्रोजेक्शन का वेरिएशन आप देखिए कि किस तरह से ये प्रोजेक्शन वेरी करेगी। जैसे पार्टिकल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पहले तो मैं आपको x प्रोजेक्शन का वेरिएशन दिखाता हूं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, इसकी पोजीशन की जो प्रोजेक्शन आएगी, ठीक है, मान लीजिए इसके हाथ में एक टॉर्च है या आपने इसके साथ में एक लाइट एमिटिंग डायोड या बल्ब अटैच कर दिया है,
और उस बल्ब की जो प्रोजेक्शन है, मतलब इसकी पोजीशन की जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस पर भी पड़ रही है और एक्स एक्सिस पर भी पड़ रही है। तो वो प्रोजेक्शन की लेंथ किस तरह से वेरी करेगी? तो जब ये पार्टिकल यहां से मूव करेगा, आप देखिए यहां पर आएगा तो क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस पर डिक्रीज होगी और वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज होगी। तो मान लीजिए जैसे t इक्वल्स टू 0 पर ये यहां पर था, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब धीरे धीरे ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, ना, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। प्रोजेक्शन जो पोजीशन है उसकी प्रोजेक्शन का वेरिएशन देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, धीरे धीरे वो इसके ओरिजिन की तरफ आ रही है। जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, लेट अस से दिस पॉइंट टू बी बी, जब ये पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगा यहां पर, आप एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी आएगी, 0, है ना। वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a। तो आप देखिए ये पार्टिकल जो है इधर से इधर आया, अब जब ये यहां से यहां डिस्प्लेस होगा, मान लीजिए इसको हम सी कह देते हैं इस पोजीशन को, तो आप देखिए जब यहां पर होगा तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ये हो जाएगी, जब यहां पर होगा तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ये हो जाएगी। मतलब जब ये नेक्स्ट क्वार्टर सर्किल कंप्लीट करेगा तो इसकी पोजीशन की, इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन की प्रोजेक्शन जो आएगी एक्स एक्सिस पर, वो लेंथ ऑफ, मतलब वो जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और जब ये सी पॉइंट पर आएगा तो एक्स एक्सिस पर जो इसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन है वो मैक्सिमम होगी, तो मतलब वो यहां पर पहुंच चुका होगा पॉइंट ए पर, ना, मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी इसकी प्रोजेक्शन। फिर जब ये सी से डी पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो आप देखिए इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, है ना। एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होगी, कम होने लगेगी, ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होने लगेगी प्रोजेक्शन, तो लेंथ कम होती जाएगी। और जब ये डी पॉइंट पर हो जाएगा तो एक्स प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, 0, मतलब वापस मीन पोजीशन पर आ गया। और फिर जब डी से इस पॉइंट तक आएगा, लेट अस से दिस टू बी ई, तो वापस क्या होगी, प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर जो इसकी प्रोजेक्शन है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी, देखिए, है ना। और जब ई पर पहुंच जाएगा तो प्रोजेक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर, तो यहां पर पहुंचेगा। और फिर जब ई से पी तक आएगा तो फिर प्रोजेक्शन घटने लगेगी और पी से पर जब आके रुकेगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से इसने t इज इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस वाली प्रोजेक्शन को देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए प्रोजेक्शन वहां थी, धीरे धीरे जैसे ही ऑब्जेक्ट P से B तक पहुंचा तो प्रोजेक्शन क्या होगी, प्रोजेक्शन की लेंथ बढ़ने लगी, देखिए ना, प्रोजेक्शन की लेंथ इंक्रीज हो रही है। जब B पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कितनी होगी, मैक्सिमम। प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी जब B पर पहुंचेगा, Y एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब रेडियस के बराबर इस सर्किल के। और जब ये B से C की तरफ आएगा तो Y एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है देखिए वो घटने लगेगी ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन विल डिक्रीज। और जब ये सी पर पहुंचेगा तो वो प्रोजेक्शन कहां होगी, प्रोजेक्शन विल बी एट सेंटर, मींस एट ओरिजिन। जब ये सी से डी तक मूव करेगा तो देखिए वापस प्रोजेक्शन क्या हो रही है, वाई एक्सिस पर इंक्रीज हो रही है, मतलब प्रोजेक्शन की लेंथ बढ़ रही है। और जब ये डी पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन वापस कितनी हो चुकी होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगी, कितनी हो चुकी, लेंथ कितनी होगी प्रोजेक्शन की, रेडियस के बराबर, ए एम्पलीट्यूड के बराबर। जब डी से ई तक पहुंचेगा तो वापस प्रोजेक्शन कम होगी, ई पर पहुंचेगा तो फिर प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, 0। और जब ई से पी पर पहुंचेगा तो वापस प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, जितनी टी इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब यह है कि ये पार्टिकल सिंपल, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये जो हमने रेफरेंस सर्किल लिया है, इस रेफरेंस सर्किल पर ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सेंट्रल पॉइंट O। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है, इसकी पोजीशन का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, उसका ऑसिलेशन हो रहा है ना। वाई एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रही है सेंटर के अबाउट, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रही है सेंटर के अबाउट। मान लो किसी भी टाइम t के बाद में, एक मिनट इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि मान लीजिए जैसे t इक्वल्स टू 0 पर तो पार्टिकल यहां पर है, हम
टी टाइम इंटरवल के बाद देखें। टी टाइम इंटरवल के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका होगा, टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये वाला एंगल होगा ओमेगा टी। ओमेगा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस लाइन की, जो वो उतनी आएगी जितनी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है, तो टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। अगर हम एक्स प्रोजेक्शन निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगी मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी पोजीशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसकी पोजीशन की जो प्रोजेक्शन आएगी एक्स एक्सिस पर वो कितनी आएगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और वाई एक्सिस पर जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी वो आएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन हम जानते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो वेरिएशन है वो साइनोसॉइडल है, वो ठीक उसी तरह से होगा जैसे कोसाइन फंक्शन का होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, प्लस ए, मिनिमम वैल्यू माइनस ए। मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे यहां पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस वो भी प्लस माइनस ए के बीच में वेरी करेगा। बस अंतर कितना है, अंतर क्या है, मान लीजिए अगर हम एक ऐसा पार्टिकल ले लें जिसका इनिशियल फेज 0 है, वो यहां से स्टार्ट होगा, उसका एंगल t इक्वल्स टू 0 पर 0 है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, वो यहां से स्टार्ट होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आता है, t इक्वल्स टू 0 पर अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आता है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर है वो प्लस ए पर, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। मान लीजिए अगर फाई 0 है तो t इक्वल्स टू 0 पर x कितना आना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू a एट t इक्वल्स टू 0 ना। t को 0 पुट करिए, cos 0 1, x a के बराबर आएगा। और y एक्सिस वाली जो प्रोजेक्शन आएगी वो कितनी होगी, t इक्वल्स टू 0 पर वो 0 होगी, है ना। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 5 को 0 मान लीजिए कि इनिशियल फेज नहीं है, तो t इक्वल्स टू 0 पुट करिए, y 0 आ जाएगा t इक्वल्स टू 0 पर। तो कहने का मतलब है ये दोनों ही फंक्शन ओमेगा टी प्लस 5 भी और साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस इन अंतर क्या है, इनिशियल कंडीशंस का डिफरेंस है कि अगर t इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जेक्ट, आपने देखा t इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पर है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पर है। तो आप क्या है, साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन ले लीजिए, इससे रिप्रेजेंट कर दीजिए एसएचएम को, डिस्प्लेसमेंट को। और अगर t इक्वल्स टू 0 पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मैक्सिमम एक्सट्रीम प्लस ए पर है, cos ओमेगा टी वाला फंक्शन ले लीजिए। दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस पार्टिकल पर जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके साथ में एक ऐसा सोर्स कनेक्ट कर देते हैं जो कि लाइट एमिट कर रहा है, और ये दो वॉल्स हैं, एक वर्टिकल वॉल एक हॉरिजॉन्टल वॉल, तो उस रोशनी की प्रोजेक्शन आएगी ना, उस लाइट सोर्स से प्रोजेक्शन आएगी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। वो जो प्रोजेक्शन आएगी उसकी लेंथ ना, उसका वेरिएशन देखिए, मैक्सिमम, फिर वापस वो धीरे धीरे कम होगी और कहां आएगी 0 पर, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगी माइनस ए पर, माइनस ए आएगी इधर, फिर धीरे धीरे वो कम होगी 0, फिर प्लस ए। तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है प्रोजेक्शन का, है ना। वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो एक तरह से आप ये, इससे आप इमेजिन कर सकते हो, आप इससे सोच सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता कैसा है। यही मतलब है बस इस टॉपिक का ना, वह मतलब एटलीस्ट यू कैन इमेजिन कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है ये होते किस तरह से। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर ना, उन पोजीशंस का जो मोशन है, पार्टिकल की पोजीशन की प्रोजेक्शन का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मान लीजिए ये, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अगर आप समझ चुके हो। मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर पार्टिकल हमारा यहां पर है इस पोजीशन पर, लेट अस से दिस टू बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, तो इस टाइम पर इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी,
तो हम जानते हैं कि भाई अगर सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो b इक्वल्स टू आर क्रॉस मतलब ओमेगा क्रॉस आर होती है, लेकिन सर्कुलर पाथ पर आर और ओमेगा परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, तो वो आर ओमेगा लिख सकते हैं। और डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट, आर यहां पर हमारा a के बराबर है तो a ओमेगा लिख लीजिए। a ओमेगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, मतलब जिस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मतलब स्पीड जो है, जिस कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड इसकी a ओमेगा। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं इसकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। समझ रहे हैं कि जब ये पार्टिकल है, जब ये मूव करेगा तो इन पोजीशंस की, इन प्रोजेक्शंस की जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन पड़ रही है, देखिए जितनी तेजी से भागेगा, जितनी तेजी से भागेगा प्रोजेक्शंस का मोशन भी उतना, मतलब उतनी तेजी से प्रोजेक्शन एक टाइम पीरियड कंप्लीट करेंगी। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शंस की वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड है। अगर मान लीजिए हम एक्स एक्सिस वाली प्रोजेक्शन लें, एक्स एक्सिस वाली प्रोजेक्शन, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आएगी, या वाई एक्सिस वाली प्रोजेक्शन लें तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। क्या करिए, जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी का प्रोजेक्शन निकाल लीजिए आप, किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी का प्रोजेक्शन आएगा वो हो गया वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एक्स प्रोजेक्शन, और जो इसका वाई कंपोनेंट आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ए ओमेगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ वाई प्रोजेक्शन। ठीक है, तो देखिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर फाइंड आउट करें कंपोनेंट्स ए ओमेगा के, जो कि कांस्टेंट स्पीड है इस रेफरेंस पार्टिकल की, जो कि इस रेफरेंस सर्किल पर मूव कर रहा है, ये हमारी वेलोसिटी है, मतलब इस रेफरेंस पार्टिकल की स्पीड है ओमेगा। इसके हमको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए ये एंगल हमारा एक्स एक्सिस से, ये एंगल कितना है इस लाइन का, इस लाइन का एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और ये जो ए ओमेगा है ना, ये ए ओमेगा जो है ये इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर है। ये तो आप समझते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा। इफ टू लाइंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देयर नॉर्मल्स मींस परपेंडिकुलर टू देम, दो लाइन अगर हम ड्रॉ करें उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, तो उन परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा ही आएगा। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर क्या हो गई, वर्टिकल लाइन, और रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर क्या हो गई, टेंजेंट। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, हॉरिजॉन्टल और रेडियल लाइन के बीच का एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, तो परपेंडिकुलर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आना चाहिए, ये वाला एंगल आना चाहिए हमारा ओमेगा टी प्लस 5। अगर ऐसा है तो मैं ए ओमेगा के दो कंपोनेंट कर सकता हूं। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये है एक्स कंपोनेंट, मतलब जो एक्स प्रोजेक्शन है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये है जो वाई प्रोजेक्शन है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसको हम चाहे तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको ओमेगा और 1 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को लिख सकते हो 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, ये हमारा एक्स कंपोनेंट, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये वाई कंपोनेंट है, ये हमारा एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा था अभी, वाई एक्सिस के अलावा,
ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। मतलब वेलोसिटी को आप चाहे तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शंस की, एक्स प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है या वाई एक्सिस वाई प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी साइनोसॉइडल वेरी करती है। और ठीक वही एक्सप्रेशन आ रहे हैं जो हमने अभी डिराइव किए थे यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने रिलेशन ड्राइव किए थे ना। और हम चाहे तो देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मोशन को हम एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सेस के अराउंड जो प्रोजेक्शन थी वो हमने लिखी थी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इससे रिप्रेजेंट करें। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे ए कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव करोगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा ना। मतलब डी बाई डी टी ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइनली जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आ जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस, जो हमारा ये है एक्स प्रोजेक्शन की वेलोसिटी। वाई प्रोजेक्शन की वेलोसिटी, तो वाई प्रोजेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी डी बाई डी टी ऑफ वाई प्रोजेक्शन मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई प्रोजेक्शन, तो डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, डिफरेंशिएट करोगे ए कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव तो ओमेगा आ जाएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जो बनाए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए दो अलग अलग एसएचएम है, एक जो कि एक्स एक्सिस पर हो रहा है, एक जो कि वाई एक्सिस पर हो रहा है। अंतर दोनों की सिर्फ इनिशियल कंडीशन में है। एक्स एक्सिस वाला वो प्रोजेक्शन है जहां पर t इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है। ये ऐसा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 पर a के बराबर आएगा मैक्सिमम। और y एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है जिसका t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, जो मीन पोजीशन पर है। अगर एक ऐसा ऑसिलेटर है जो मीन पोजीशन से t इज इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, कौन सी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और जो x एक्सिस पर है तो उसके लिए आप लिख सकते हो a cos ओमेगा t प्लस फाइव, मतलब cos फंक्शन से आप उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों ही साइनोसॉइडली वेरिंग है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों ही बाउंडेड फंक्शन है, तो दोनों से ही एसएचएम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बस इनिशियल कंडीशन में अंतर है और है भी दोनों इक्विवेलेंट। देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए हम एक ऐसा रेफरेंस सर्किल ले रहे हैं, ऐसा रेफरेंस पार्टिकल ले रहे हैं जो t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर है, मतलब फाइव 0 मानना है, फाइव वी आर कंसिडरिंग इट टू बी 0। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट लू y प्रोजेक्शन में, तो y प्रोजेक्शन कितनी आएगी, t इक्वल्स टू 0 पर y प्रोजेक्शन कितनी है, 0। और x प्रोजेक्शन लू तो t इक्वल्स टू 0 पर x प्रोजेक्शन कितनी है, a ना। अब मैं y वाले फंक्शन को मान लीजिए रिप्रेजेंट करता हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इनिशियल फेज मैंने 0 ले दिया, ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ये ठीक है, t को 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा, तो ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है y प्रोजेक्शन वाले को, ठीक है। यही x वाले प्रोजेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइव और ऐड करना है इसमें, ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। और फाइव कितना हो भाई, अगर x वाली प्रोजेक्शन को देखें तो एट t इक्वल्स टू 0 हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, मान लीजिए y कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं, इस एक्सिस को y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पर हमारा कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, a आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्शन जो कि x एक्सिस पर। तो हम देखें a इक्वल्स टू a, t को तो 0 पुट कर लेंगे साइन 5, तो 5 कितना आना चाहिए, 5/2 साइन 91 आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस 5 को π/2 पुट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अगर मैं लिखता हूं इनिशियल फेज π/2 है,
कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो t इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 0 पर, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो क्या इसको y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिख लेंगे, जो कि हमारा x डिस्प्लेसमेंट x प्रोजेक्शन की इक्वेशन आएगी ना। x प्रोजेक्शन की इक्वेशन लिखोगे क्या आएगी, a cos ओमेगा t। दोनों एक ही बात है, बस इनिशियल कंडीशन का डिफरेंस है। यहां पर इनिशियल कंडीशन पर t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, x प्रोजेक्शन मतलब cos ओमेगा t प्लस 5 उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लेना है जिसका t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बस और कुछ नहीं है दोनों में। तो वेलोसिटी समझिए आप कि किस तरह से वेलोसिटी का वेरिएशन होता है। अब एक्सेलरेशन देख लीजिए, इसी तरह से जैसे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो x प्रोजेक्शन है या जो y प्रोजेक्शन है उनका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, उनका एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ में ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, इस पोजीशन पर, ये उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है p, उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो टुवर्ड्स दी सेंटर आएगा अलोंग दी रेडियल लाइन। और ये एंगल हमारा कितना हो गया, इनिशियल एंगल मान लीजिए इनिशियल फेज ओमेगा टी है, वो सॉरी फाई है, और टी टाइम के बाद में हमारा जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई हो गया है, यही कंडीशन ले रहा हूं। तो हमको क्या करना है, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो मतलब एक्स प्रोजेक्शन का या वाई प्रोजेक्शन का, एक्स प्रोजेक्शन इस टाइम पर यहां होगी और वाई प्रोजेक्शन ये है, कितना एक्सेलरेशन होगा इनका ना। ये जैसे इधर मूव कर रहा है तो अपवर्ड मूव डिस्प्लेस हो रही है, ये मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस हो रही है एक्स प्रोजेक्शन, कितने एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रही है प्रोजेक्शंस। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके इस एक्सेलरेशन का, इस पार्टिकल के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना होगा ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जनरली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है ना, अलोंग द रेडियल लाइन टुवर्ड सेंटर। तो डायरेक्शन देखी जाए तो ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये एक्सेलरेशन, और ये एंगल कितना कंसीडर कर रहे हैं हम, दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाइव, मींस ये एंगल हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस एक्सेलरेशन का, अच्छा एक्सेलरेशन आएगा कितना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पर हमारा आर कितना है, ए के बराबर, जो कि रेफरेंस सर्किल का रेडियस है वो ए है ना। ए कंसीडर कर ले अगर हम, ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन है, तो कंपोनेंट आएगा इधर, एक्स कंपोनेंट आएगा इधर, और वाई कंपोनेंट आएगा इधर। अभी इस इंस्टेंट पर जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो देखिए इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इधर, एक्स कंपोनेंट सॉरी वाई कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है। जब ये यहां पर आएगा तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा इधर, वाई कंपोनेंट आएगा इधर, इस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वो डिपेंड करती है कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर। तो फिलहाल तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब ये ओमेगा स्क्वायर वाई आएगा, और ये क्या है हमारा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। तो जो हम एसएचएम की बात करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और डायरेक्शन भी आप देखोगे कि जो डायरेक्शन आएगी एक्सेलरेशन की वो भी डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होगी। इस तरह से एक रेफरेंस सर्किल लेकर, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, मतलब ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पर परफॉर्म करेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके प्रोजेक्शन, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो उनका जो मोशन है, उन प्रोजेक्शंस का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होता है ना। और इससे आप इमेजिन कर सकते हो
उस प्रोजेक्शन को सोच करके प्रोजेक्शन का वेरिएशन कैसा होगा, उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक्चुअली होते कैसे। ठीक है बच्चों, तो इसको तो हम यही स्टॉप करते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।